अस्सलाम वालेकुम। नौशाद आदिल और हम अपने चैनल फ़न फ़िलिक्स के लिए आज जिस शख्सियत के घर के सामने मौजूद हैं वो सैयद अनवर फराज के नाम से अदबी दुनिया के फ़िक्शन के लोग उन्हें जानते हैं। जासूसी डाइजेस्ट के साबिक मुदीर, सरगुज़िश के साबिक मुदीर। आज हमने सोचा कि उनसे फराज साहब से कुछ उनके बारे में, उनके अदबी सफ़र के बारे में मालूम किया जाए। तो चलिए आइए फराज साहब से मालूम करते हैं। उनका घर हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं फराज साहब के घर, सैयद अनवर फराज साहब, जिन्हें पढ़ने लिखने वाले, जिन्होंने फ़िक्शन पढ़ रखा है, जो डाइजेस्ट पढ़ते आ रहे हैं, वो लाजमी फराज साहब के नाम से वाकिफ़ होंगे। सैयद अनवर फराज, जो कि जासूसी डाइजेस्ट के बरसों उन्होंने इदारत की, इसके अलावा जासूसी के अलावा उन्होंने सरगुज़िश डाइजेस्ट की भी इदारत की और भी बाज़ अदबी ही शोबों से ताल्लुक़ उनका रहा। वो हम उन्हीं से भी और पूछेंगे कि उनका और कहाँ से ताल्लुक़ रहा। फराज साहब ने उन्हीं की इदारत के अंदर जासूसी डाइजेस्ट ने एक उरूज पाया बहुत, यानी कि डाइजेस्ट जो भी आज जासूसी जिस मकाम पे पहुंचा वो फराज साहब की इदारत में ही पहुंचा। खुद मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा रहा, फराज साहब का मैं असिस्टेंट रहा और वहाँ मैंने देखता भी रहा और मेरा भी इस चीज़ में मतलब चश्मदीद गवाह भी हूँ। और सरगुज़िश डाइजेस्ट वो फराज साहब के ने ही शुरू करवाया। ना सिर्फ सरगुज़िश डाइजेस्ट शुरू किया बल्कि उसके अंदर बहुत से फराज साहब ने उसके अंदर बड़े तजर्बात भी किए। मिसाल के तौर पे ऐसे उसके नंबर शाया किए सरगुज़िश डाइजेस्ट के कि जो कि कभी डाइजेस्टों की इतनी लंबी तारीफ हो गई, कभी नहीं हो सका कि किसी और डाइजेस्ट ने इस किस्म के नंबर शाया किए। मिसाल के तौर खुदकुशी नंबर, दूसरी शादी नंबर, तलाक नंबर और भी बहुत से नंबर ऐसे थे कि जो आप अगर सरगुज़िश जिनके पास हैं वो देखने वाले, उनको सबको इल्म होगा कि उन्होंने कैसे कैसे नंबर निकाले फराज साहब ने। अच्छा, फराज साहब की सिर्फ इदारत ही नहीं डाइजेस्टों की, बल्कि उनका ताल्लुक़ और भी शोबों से। वो होम्योपैथ बहुत माहिर एक होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं, टीवी एंकर भी रह चुके हैं, बहुत नामवर कॉलमिस्ट भी हैं। और अखबार जहां के अंदर एक सिलसिला अब भी चलता है, ये हफ्ता कैसा रहेगा, उन्होंने अखबार जहां में भी काफ़ी अरसे बरसों ये सिलसिला चलाया। ना सिर्फ वहाँ बल्कि कई नामवर अखबारों के अंदर फराज साहब इन सिलसिलों को चलाते रहे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया था अपनी याददाश्तों का, जिसके अंदर तमाम जो बड़े बड़े नामवर राइटर हैं, चाहे वो मुहिउद्दीन नवाब हों, चाहे एम ए राहत हों, चाहे अकलीम अलीम साहब, मूदी साहब, ताहिर जावेद मुग़ल, जब्बार तौक़ीर, ये इतने बड़े बड़े नाम, काशिफ ज़ुबैर, इन सब के भी उसमें तस्करे। तो वो एक लोगों का एक दिलचस्पी बन गई थी फेसबुक पे। जब फराज साहब ये अपना सिलसिला शुरू कर रहे थे तो वो बड़ा दिलचस्प रहा, लेकिन वो शायद वो पूरा ना कर सके, कुछ तबीयत की ख़राबी, कुछ ऐसा। अच्छा, फराज साहब जासूसी के बाद से एक अब थोड़ा सा अदबी चीज़ों में महदूद हो गए। ये ठीक है कि उनके अपने जो नामवर राइटर रहे, जैसे अहमद इकबाल साहब से उनकी बड़ी दोस्ती है और ताहिर जावेद मुग़ल साहब से बहुत अच्छी दोस्ती है और इसी तरह से बहुत लोगों से उनके ताल्लुकात अब भी हैं, उनसे मिलना जुलना रहता है फराज साहब का। लेकिन फराज साहब वैसे अब डाइजेस्टों में अब नहीं रहे। अब मुझ पे ये कर्ज़ था कि फराज साहब का बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें हम अपने जिस चैनल फ़न फ़िलिक्स पे लेकर आएँ, और मैंने फराज साहब से दरख्वास्त की और बिल आखिर आज हम फराज साहब के घर पे मौजूद हैं। तो हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें, जो ऐसी बातें सामने आएंगी इंशाल्लाह ताला जो आपको अच्छी लगेंगी और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि क्या बातें होती हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है, लेकिन अब इस उम्र में कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। अच्छा, आज हम आपके पास से आपसे दरख्वास्त की और यहाँ हम आपके घर पे आए हुए हैं। तो बहुत सा हम चाहते हैं कि जो आप अपनी याददाश्तें, अपना जो इतना तवील आपका माशाल्लाह इतना तवील अदबी सफ़र रहा,
आपने इतने बड़े बड़े पर्चों की इदारत की और आपके तमाम ही जो बड़े इतने फिक्शन लिखने वाले राइटर्स हैं उनसे ताल्लुकात रहे, तो उनके बारे में आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपसे अगर मैं पहला सवाल अगर ये करता हूँ कि आपने अपना अदबी सफ़र कहाँ से शुरू किया? नौशाद सफ़र तो बड़ा तवील और बड़े ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरा। मेरी पैदाइश तो जैकब लाइन कराची की है, जहाँ एहतशामुल हक साहब की मस्जिद थी। इंडिया से मेरे वालिदैन वहीं आकर मुकीम हुए थे, वहीं मैं पैदा हुआ। और उसके बाद ज़ाहिर है आम तालीम तो गुजर रहा था कि 12 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो अदबी सफ़र से पहले माशी सफ़र शुरू हो गया, और मैं स्कूल से आने के बाद मुख्तलिफ काम, जिसमें मोटर रिक्शा गैरेज में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, ये सब होता रहा। उसी दौरान मुझे, जब मैं नई जमात में था, तो शायरी का शौक़ हो गया। शायरी और अदब की तरफ रुझान हुआ, और इस रुझान की वजह एक तो शोरा का कलाम था, और फिर इब्न शफी दिए, उनके नावल, तारीख़ी नावल। तारीख़ से मुझे बहुत दिलचस्पी हमेशा रही है, तो तारीख़ी नावल और जासूसी नावल, इब्न शफी, इकबाल और बहुत से जो ज़माने में मशहूर राइटर थे, उनको पढ़ा। इस तरह रुझान अदब की तरफ हुआ। तो शायरी करने लगे तो मुशायरों में भी जाने लगे। तो वहाँ एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, जिनका नाम तो उनका असल था इदरीस कुरैशी, लेकिन उन्होंने नाम तब्दील करके अपना तखल्लुस रख लिया था ज़हीर कुरैशी। तो ज़हीर कुरैशी एक ऐसे दोस्त मुझे मिले जो मुझे अदबी हलकों में ले गए, मुशायरों में ले गए। मुशायरों में जाते रहे हम, और साथ में तालीम भी जारी रही, लेकिन और काम भी जारी रहा। यानी मैं हुसैनी बॉयज़ स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, तो स्कूल से आने के बाद मैं कहीं ना कहीं काम कर रहा होता था। मैंने अखबार भी बेचे फुटपाथ पे बैठ के, मोटर रिक्शा गैरेज में भी काम किया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो मिल गया कर लिया पार्ट टाइम, और साथ साथ अदबी दिलचस्पियाँ और सरगर्मियाँ भी जारी रही, मुतालिया वगैरह ये हो, और ये सफ़र चलता रहा। हद ये कि मैंने उस दौरान में होटल लाइन में भी काम किया। अच्छा। नाज़माबाद 2 नंबर पे एक बहुत मशहूर होटल था, कैफ़े सुबहान। आजकल वहाँ सुबहान बेकरी के नाम से वो है, मौजूद अभी है। पहले वो कैफ़े सुबहान था, ईरानी होटल था। उस ईरानी होटल के सामने एक छोटा सा कैफ़े था या होटल था, उसका नाम भी मैंने रखा था लज्जत कदा। वहाँ मैं कबाब, पराठा और इस किस्म की चीज़ें मैं ये किया करता था। तो वहीं पर चूँकि हल्का अहबाब मेरा वो था अदबी, तो ऐसे लोग वहाँ आने लगे थे और वहाँ बैठते थे, क्योंकि वो खुलता था शाम को 4 बजे और रात के 2 बजे 3 बजे तक खुला रहता था। तो वहाँ सैयद सफदर अली सफदर, जो बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, सीनियर मोस्ट, अब तो रिटायर हैं, घर पर ही रहते हैं, बीमार हैं। वो एक और मेरे बहुत बुजुर्ग दोस्त थे, नियाज़ुद्दीन अहमद ख़ान।
और बहुत से लोग ऐसे आने लगे जिनके ज़रिए से मेरा हल्का अहबाब में अहमद जावेद, जो अब बहुत मशहूर सूफ़ी हैं, जमाल एहसानी और बहुत से लोग, सज्जाद मीर, इन लोगों से वाक़फ़ियत बढ़ी। और एक मरहला ऐसा आया कि मुझे सफदर भाई ने कहा कि यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, शायराना तुम्हारा ज़ौक़ है और तुम ये क्या काम कर रहे हो होटल। तो ऐसे वो मुझे 1977 में जब ये भुट्टो साहब को हटाया गया तो एक अखबार निकलता था, रोज़नामा सदाकत, और वो इतना मकबूल हुआ था अपने ज़माने में, उस अखबार की एक एक कापी 70-70 रुपए में बिकी, जबकि उस वक्त अखबार 2-4 आने का हुआ करता था ब्लैक में। ये निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक जो चली थी उस ज़माने की बात है। वो मुझे उस अखबार में ले गए एज ए प्रूफ रीडर। इस तरह मेरा रुझान उस तरफ मुड़ गया। फिर मैंने कोई 1-1.5 साल उस अखबार में काम किया और फिर छोड़ दिया, और फिर मैं रोज़नामा नवाए वक्त में चला गया। वो भी एक हादसा था। रोज़नामा नवाए वक्त में उस ज़माने में एक मैगजीन एडिटर आए थे, मियाँ महबूब जावेद, जो बुनियादी तौर पर डाइजेस्टों के आदमी थे। लाहौर से एक डाइजेस्ट निकलता था, मून डाइजेस्ट। एक अदीब जावेदानी थे, बल्कि अभी शायद जिंदा है। मियाँ महबूब जावेद का तो मुझे बहुत अरसे से पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं है, तो फैसलाबाद के थे। तो मियाँ महबूब जावेद से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हमारे जूनियर दोस्तों में एक सुहेल इंतिसाल सिद्दीकी हुआ करते थे, जो आज भी बड़े मशहूर आदमी हैं। ये कमर जमील के भांजे हैं और बड़े एक अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ है, सुहेल इंतिसाल सिद्दीकी। तो वो मुझे ले गए, मियाँ महबूब जावेद से मिलवा दिया, और उसका जो अदबी पेश था रोज़नामा नवाए वक्त का, वो हम लोग मिलजुल कर करने लगे। उस ज़माने में मैंने मियाँ महबूब जावेद और सुहेल इंतिसाल के साथ मिल के बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात के इंटरव्यू किए, जैसे जमील जालवी, मोहम्मद अली सिद्दीकी, कमर जमील और बहुत से लोगों के जो नवाए वक्त में छपे। वही इत्तेफाक से एक और हादसा हो गया। उस वक्त उसके जो मैगजीन एडिटर थे, ऑल इन ऑल, वो थे सैयद कासिम महमूद। बहुत बड़ा नाम है। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और पूछने लगे कि सुना है आप कुछ एस्ट्रोलॉजी से भी दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था नवाए वक्त में, आज का दिन 12 बुर्जों का, कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। और वो पाकिस्तान में पहला सिलसिला था जो डेली बेस पे था, वरना उससे पहले ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, महीना कैसा गुजरेगा, ये होता। अच्छा। तो मुझसे कहने लगे आप भी लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो मैंने शुरू कर दिया आज के इम्कानात को उन्वान से। अच्छा, उस वक्त रोज़नामा नवाए वक्त में अनवर संजाए वहीं थे, और अल्लाह आपका भला करे, वो हाजी मुजाहिद, नज़ीर लगारी, इलियास शाकिर, ये सब लोग उस वक्त नवाए वक्त में थे। ये बात है 82 की, सन 82 था। मैंने वो लिखना शुरू कर दिया, और उसके अलावा जो अदबी पेश था
उसमें इंटरव्यू और कुछ और चीज़ें और कॉलम वालम ये सब चीज़ें भी हम लिख रहे थे। तो पहली तनख्वाह मेरी लगी 40 रुपए पर कॉलम, मुझे मिलना शुरू हो गया नवाए वक्त। अभी ये सिलसिला जारी ही था कि एक और हादसा हो गया। मेरी जिंदगी हादसों से भरी पड़ी है, हादसे, टर्निंग मोड़ बहुत आते रहे। लेकिन इससे पहले एक वाक़या और हुआ था जो बड़ा अहम है। मेरा एक शौक शतरंज भी रहा, मैं शतरंज खेला करता हूँ। तो न्याज साहब हमारे दोस्तों में थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार वो यहाँ दास्तान डाइजेस्ट का दफ्तर है, जहाँ हमारा नाजिमाबाद का जो इलाका था वहीं पर रिलैक्स सिनेमा के बिल्कुल पीछे एक पार्क है। उस पार्क के सामने ही खान आसिफ का दास्तान डाइजेस्ट का दफ्तर था। तो न्याज साहब कहने लगे, यार खान साहब शतरंज खेलना चाहते हैं और तुम्हारी उनसे मैंने तारीफ कर दी थी तो वो बड़े मुश्ताक है शतरंज। मैं अच्छा ले आई, तो आ गए, सलाम दुआ हुई। खान साहब से मेरा पहला ताल्लुक शतरंज की बिसात पे हुआ। खेलनी शुरू की। खान साहब शतरंज तो खेलते थे लेकिन बहुत आला दर्जे की नहीं, दरमियानी। अब उनसे मरासिम बढ़ गए तो दास्तान डाइजेस्ट के दफ्तर में मेरा आना जाना शुरू हो गया। और क्योंकि हमने पढ़ा बहुत था, कहानियाँ वहानियाँ सब बचपन से पढ़ते चले आए थे, तो हुआ ये कि दास्तान डाइजेस्ट में मशवरे भी हमारे शुरू हो गए। उस वक्त दास्तान डाइजेस्ट में लिखने वालों में शकील सिद्दीकी थे, अच्छा, एक सरदार साहब हुआ करते थे, पूरा नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो थे, और बहुत लोग थे। अहमद इकबाल ने भी लिखा है दास्तान डाइजेस्ट में। अच्छा, हाँ, और इब्न शफी ने भी लिखा है दास्तान, हाँ दास्तान में। उनकी एक कहानी, पता नहीं दो प्याला के नाम पे कहानी थी, तुझ के दो प्याजी, उसके दो प्याला, ये उसी में छपी थी जी। लेकिन उस कहानी के छपने के दौरान ही खान साहब के इब्न शफी साहब से ताल्लुकात ख़राब हो गए। अच्छा, तो वो कहानी पूरी चल नहीं सकी उसमें। उस वक्त दास्तान डाइजेस्ट के भी जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो मुश्ताक अहमद कुरैशी थे। अच्छा अच्छा, और कुरैशी साहब ने ही इब्न शफी को राज़ी किया था दास्तान डाइजेस्ट में लिखने पर। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं इसका तस्दीक गवाह हूँ। तो इस तरीके से दास्तान डाइजेस्ट से हमारा राब्ता जुड़ गया और खान साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर दास्तान डाइजेस्ट पे मेरा नाम देना शुरू कर दिया, मुआविन मुदीर। अच्छा, और उन्हीं दिनों में एक और हादसा ये हुआ कि खान साहब ने अचानक दास्तान डाइजेस्ट बंद किया और इंडिया जाने का फैसला कर दिया। तो उनके वालिद वालदा वहाँ इंडिया में थे, रामपुर में। मैंने मना किया, सबने मना किया, यार दास्तान बहुत अच्छा चल रहा है। उस वक्त उसकी अच्छी छाट थी, मकबूल पर्चा था। वो नहीं माने, बोले नहीं, मैं ये सब कुछ बेकार है मेरे लिए, मेरे वालिदैन के मुकाबले में। और बस मैं यूँ गया और यूँ आया उनको लेके। लेकिन खान साहब गए, 1 साल लगा दिया, 1 साल दास्तान बंद रहा। और उस दौरान दास्तान डाइजेस्ट के दफ्तर की चाबी मेरे पर रही। और वहाँ तकरीबन 14-15 दिन कागज़ पड़ा हुआ था। खान साहब ने कहा, भाई ये आप जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करें।
तो हमने पब्लिशिंग का काम शुरू कर दिया अच्छा। उनकी गैर मौजूदगी में। और पहला काम ये किया कि एक किताब छापी जो नगमों की, फिल्मी गानों की किताब थी, लेकिन वो चली नहीं, वो एक अलग लंबी कहानी है। खैर खासा वापस आए तो उन्होंने कहा दोबारा निकालना। अब जब दोबारा निकालने बैठे तो मसला ये कि उसमें जो किस्सें चल रही थी वो कौन लिख रहा था, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। दास्तान डाइजेस्ट में एक ज़माने में सदियों का बेटा भी छपी है। मेरा राहत जासूसी डाइजेस्ट में लिख रहे थे सदियों का बेटा। खान साहब ने दास्तान डाइजेस्ट में सदियों का बेटा शुरू की, असली सदियों का बेटा। अच्छा। और खान साहब ने ये बताया कि एक अंग्रेजी नावल है सदियों का बेटा, और उस नावल का कलर, वो सब चीज़ें भी शायद की, वो मुसन्निफ का नाम वगैरह भी, और शुरू किया वो नावल। तो उसमें भी एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो बरसों जिंदा रहा।